हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 14। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, वरदान, आरवी और विनोद तीनों ही कमरे से बाहर जाने वाले थे, लेकिन तभी शनाया ने उन तीनों को रोकते हुए वरदान और आरवी से माफी मांगी। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे अचानक से शांत कमरे में चीखें गूंज उठी। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए देखते हैं आगे। शनाया, जो कि आरवी के पास खड़ी थी, वो लगातार आरवी से माफी मांग रही थी। वहीं आरवी और वरदान उसे नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन तभी शनाया ने एक ऐसी हरकत की जिससे वरदान के मुंह से चीख निकल गई। वह वहीं पर ही जड़वत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया, और शनाया, जो अभी तक माफी मांग रही थी, वह पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी और चिल्लाने लगी और बोलने लगी। शनाया ने कहा, मैंने कर दिया, आखिरकार मैंने कर दिया। आई डिड इट। मैंने तुम्हें मार दिया। अब तुम कभी मेरे वरदान की जिंदगी में नहीं आ सकती हो। वही वरदान जो कुछ सेकंड के लिए शॉक्ड हो चुका था, वह समय की हरकतों को आंखें फाड़ कर देख रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ ही सेकंड में वहां क्या हो गया। आरवी जमीन पर गिर चुकी थी। वरदान के बिना कुछ सोचे हुए जमीन पर गिरी आरवी को पकड़ा और उसे हिलाते हुए कहा। वरदान ने कहा, आरवी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता आरवी। वरदान ने एक नजर आरवी पर डाली और फिर शनाया पर, जो पागलों की तरह हाथ में चाकू लिए हंस रही थी। वरदान की आंखों में इस समय गुस्सा साफ नजर आ रहा था और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह कुछ करता उससे पहले ही विनोद ने वरदान से कहा। विनोद ने कहा, वरदान तू तुरंत आरवी को अस्पताल लेकर चल। इस शनाया को मैं देख लूंगा, तू जा जल्दी। विनोद ने तुरंत पुलिस को फोन किया और शनाया, जो अभी भी पागलों की तरह हंस रही थी, विनोद ने उसे एक थप्पड़ मारते हुए पास में पड़ी चादर से उसके हाथों को लपेटकर उसे बिस्तर के पास ही पकड़कर बांध दिया। शनाया अभी भी पागलों की तरह बोले जा रही थी। शनाया बोली, मैंने तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। मार दिया मैंने उस आरवी को, खत्म कर दिया मैंने उसे। यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। वरदान, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो तुम इस आरवी के भी नहीं होंगे। तुम हमेशा तड़पोगे आरवी के लिए। दरअसल शनाया ने आरवी से माफी मांगने के बहाने अपने पास छुपाया हुआ चाकू आरवी के पास आते हुए उसे दे मारा। यह सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ समझने और करने का मौका ही नहीं मिला। शनाया ने 5-6 बार आरवी की पेट में चाकू घोंप दिया। आरवी को समझ पाती उससे पहले ही उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसके पेट से खून की धारा बहने लगी। वरदान आरवी को गोद में लिए अस्पताल के लिए निकल चुका था। थोड़ी ही देर में होटल में पुलिस आ गई। विनोद ने सारा मामला संभाल लिया था। जिस चीज की उम्मीद नहीं थी, अचानक वह हो गया था। वरदान ने आरवी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। वरदान तो पागल हो चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो पूरे अस्पताल को जलाकर राख कर देगा अगर उसकी बात किसी ने न मानी तो। आरवी को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। डॉक्टर आरवी की हालत देख रहे थे। सीनियर डॉक्टर आरवी को देखकर वरदान के पास आए और बोले, इनकी फैमिली कहाँ है? मुझे उनकी फैमिली से बात करनी होगी। वरदान ने कहा, डॉक्टर, मैं इनकी फैमिली हूँ, मैं इसका हस्बैंड हूँ, आप मुझे बताएं क्या बात है। सीनियर डॉक्टर बोले, देखिए मिस्टर, आपकी वाइफ सीरियस है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यह पुलिस केस है तो हमें तुरंत रिपोर्ट करनी पड़ेगी। वरदान ने कहा, उसकी टेंशन आप मत कीजिए डॉक्टर, मैंने रिपोर्ट कर दी है। थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आ जाएगी और हमला करने वाले को भी पकड़ लिया गया है। सीनियर डॉक्टर बोले, ठीक है, हमें अर्जेंट ऑपरेशन करना होगा, आप इन फॉर्म पर सिग्नेचर कर दीजिए और साथ में डिपॉजिट जमा कर दीजिए।
वरदान ने हाँ में सर हिलाया और उसके इस इशारे को देखकर सीनियर डॉक्टर भी वहां से अपनी बात कहकर चले गए। वरदान तो एक ऐसे ही अलग ही जोन में जा चुका था। उसके लिए इस समय आरवी की जान बचाने से बढ़कर कुछ नहीं था। थोड़ी ही देर में विनोद अपना काम खत्म करके वहां आ चुका था। विनोद ने वरदान को बताया कि शनाया को पुलिस ने जेल में डाल दिया है। वहीं अरमान को भी जेल में डाल दिया गया था। साक्षी भी वहां पहुंच चुकी थी। साक्षी भी वरदान को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद विनोद वरदान से बोला। विनोद बोला, मुझे लगता है आरवी के घर पर बता देना चाहिए। वरदान बोला, अगर बताया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सारी बात उन्हें बतानी पड़ेगी। विनोद बोला, और अगर नहीं बताई तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उनकी बेटी है आरवी, उनका हक है जानना। वरदान ने कहा, समझ नहीं आ रहा, कैसे बताओ? अगर आरवी को कुछ भी हो गया तो अदिति की लाइफ भी उनके घर से जुड़ी हुई है। एक साथ दो दो बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। विनोद बोला, यह सोचने का समय नहीं है वरदान। आरवी उनकी बेटी है और उनका अभी सब कुछ जानना जरूरी है। तू बता रहा है या मैं बताऊं? वरदान बोला, नहीं, मैं बताऊंगा। इतना कहकर उसने अक्षांश को कॉल किया। अक्षांश जो इस समय अपनी कंपनी में बैठा कुछ काम कर रहा था। रात लगभग हो चुकी थी। वह अपना यह काम खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था। तभी अपने फोन पर वरदान का फोन देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अक्षांश ने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से वरदान बोला, हेलो नमस्ते अंकल जी। अक्षांश ने बोला, नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम और तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? वरदान बोला, अंकल जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी बात को समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अक्षांश ने वरदान को यह टेंशन भरी आवाज सुनी तो वह थोड़ा परेशान हो गया। अक्षांश बोला, क्या हो गया वरदान, तुम इतने परेशान लग रहे हो? वरदान बोला, आप अर्जेंट यूएस के लिए आ जाइए प्लीज, घर में किसी को नहीं बताइएगा, पर मुझे आपकी बहुत जरूरत है और आरवी को भी। अक्षांश बोला, आरवी को भी? क्या हुआ आरवी को? वरदान बताओगे मुझे? वरदान बोला, आप प्लीज यहाँ आइए, मैं आपको यहाँ आकर सब बताता हूँ, पर प्लीज किसी और को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, और हो सके तो शुभम अंकल को भी आप लेकर आइएगा, क्योंकि एक आप ही है जो उन्हें समझकर शांत कर सकते हैं। अक्षांश बोला, मैं तब समझाऊंगा जब मुझे पूरी बात पता होगी। वरदान, मुझे पूरी बात बताओ। वरदान ने इतना सुना तो उसने एक लंबी सांस ली और जो बात हुई थी सब बता दी। अक्षांश तो यह बातें सुनकर बहुत चौंक गया था। अक्षांश बोला, इतना सब कुछ हो गया और हमें इस चीज की कानो कान खबर तक नहीं हुई? तुम और आरवी एक दूसरे को पहले से जानते थे? वरदान बोला, हाँ, मैं और आरवी एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि मेरे और आरवी के अलग होने के पीछे इतना सब कुछ हुआ है। शनाया इस समय जेल में है, पर प्लीज आरवी आपकी बेटी है। शुभम अंकल को पूरा हक है यह जानने का कि आरवी के साथ क्या हुआ है। अंकल प्लीज मेरी इतनी मदद कर दीजिए। एक आप ही हैं जो आप उन्हें थोड़ा समझाकर शांत कर सकते हैं। आरवी की कंडीशन 40 घंटों तक क्रिटिकल है, प्लीज। अक्षांश ने इतना सुना तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अक्षांश ने वरदान से कहा, मैं शुभम को लेकर यूएस आ रहा हूँ और मेरे साथ शिवांश और रुद्रांश दोनों ही आएंगे। वरदान बोला, ठीक है अंकल, मैं आपका इंतजार करूंगा। अक्षांश बोला, वरदान, मैंने तुम पर भरोसा किया कि तुमने जो जो बात मुझे बताई होगी वह सब सच होगी। अगर अभी भी कुछ बताना बाकी रह गया है तो मुझे अभी बताओ। अक्षांश ने इतना कहा तो वरदान बोला, मैंने आपको सारी बातें बता दी है अंकल। मेरे और आरवी के बीच बहुत सारी गलतफहमियां, हम दोनों का एक दूसरे से प्यार करना, अलग होना और फिर उन गलतफहमियों का कारण पता चलना। अरमान और शनाया ने हम दोनों की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। आप खुद समझ जाएंगे कि जो जो मैंने कहा
वह सब सच है। अक्षांश बोला, ठीक है, मैं शिवांश, रुद्रांश और शुभम को लेकर आता हूँ। इतना कहकर अक्षांश ने फोन काट दिया। वहीं वरदान अक्षांश से बात करके काफी रिलैक्स महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो सर से उसके एक बोझ उतर गया हो। उसने विनोद की तरफ देखते हुए कहा, वो लोग आ रहे हैं। विनोद ने भी हाँ में अपना सर हिलाया और फिर साक्षी के कंधे पर हाथ रखते हुए हाँ में सर हिलाते हुए उसे इशारा करने लगा। विनोद ने साक्षी के हाथों को अपने हाथों में लिया और बोली, तुम सच चिंता मत करो, मैं यही हूँ, कुछ नहीं होगा आरवी को। अक्षांश की बात हो जाने के बाद वरदान रिलैक्स महसूस कर रहा था। वहीं अक्षांश को समझ नहीं आ रहा था कि वह शुभम से इस बारे में कैसे बात करे। उसने काफी सोचकर शुभम को फोन किया। दूसरी तरफ शुभम हॉस्पिटल में था। शुभम ने देखा कि अक्षांश का फोन आ रहा है। शुभम ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से अक्षांश शुभम से बोला। अक्षांश ने कहा, कहाँ है तू अभी? शुभम बोला, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मतलब निकल रहा हूँ घर के लिए। क्या बात है, सब कुछ ठीक? अक्षांश बोला, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी के अभी, मेरी कंपनी आ जा, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। शुभम बोला, क्या हुआ ब्रो, सब ठीक तो है ना? तू टेंशन में लग रहा है। शुभम की यूं कहने पर अक्षांश बोला, बात ही टेंशन वाली है, तू जल्दी आ जा और हो सके तो वैदेही को भी लेकर आना। वैदेही घर पर है क्या? अक्षांश के यूं कहने पर शुभम बोला, नहीं, वैदेही घर पर नहीं, मेरी साथ ही है। ठीक है, मैं 15-20-25 मिनट में वैदेही के साथ पहुंचता हूँ। अक्षांश ने ठीक है कहा और फोन काट दिया। वहीं शुभम अपने ही बगल में बैठी वैदेही को देखते हुए बोला, हमें अर्जेंट अक्षांश ने अपनी कंपनी में बुलाया है, शायद कुछ पंगा हुआ है। वैदेही बोली, अच्छा, अचानक क्या हो गया? घर पर तो हमें किसी ने कुछ नहीं बताया, मैं माँ से बात करूँ क्या इस बारे में? शुभम बोला, नहीं, एक बार हम अक्षांश से बात कर लेते हैं, पता तो चले आखिर बात क्या है। खाली उन्हें परेशान करना ठीक नहीं, वो भी रात को। ठीक है, एक काम करते हैं, सीधे अक्षांश के पास ही निकलते हैं, वहां पहुंचकर तो पता चल ही जाएगा। वैदेही ने भी हाँ में अपना सर हिलाया। शुभम और वैदेही दोनों ही अक्षांश की कंपनी के लिए निकल गए। वहीं अक्षांश ने शिवांश को भी फोन करके बुला लिया था। शिवांश और रुद्रांश दोनों ही क्लाइंट से मीटिंग अटेंड करने के लिए होटल गए थे। वे लोग भी घर के लिए निकल ही रहे थे कि अक्षांश ने उन्हें फोन करके कंपनी आने के लिए कह दिया। उन दोनों को भी पता नहीं था कि क्या हुआ है। वे दोनों कंपनी से ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए 10 मिनट में ही अपनी कार से कंपनी पहुंच गए। जब वे पहुंचे तो देखा कि अक्षांश थोड़ा परेशान बैठा था। शिवांश ने अक्षांश की तरफ देखते हुए कहा। शिवांश बोला, पापा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आपने इतना अर्जेंट बुलाया हमें? अक्षांश बोला, हाँ बेटा, ठीक भी है और नहीं भी। शिवांश बोला, मतलब पापा? अक्षांश ने इतना सुनकर फिर सारी बातें जो उसकी वरदान के साथ हुई थी बता दी। यह सुनकर शिवांश और रुद्रांश दोनों गुस्से से पागल हो गए। शिवांश बोला, इतना सब हो गया और वरदान ने हमें बताया नहीं? इस वरदान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुद्रांश बोला, उससे पहले तो मैं शनाया और उस अरमान को नहीं छोड़ूंगा। वरदान की गलती तो है, उसे बताना चाहिए था हमें। अरे हमारी मदद ले लेता, हम मदद ही करते, पर कम से कम हमें पता तो रहता कि इन दोनों की जिंदगी में क्या चल रहा है। और अब बता रहा है जब जिंदगी और मौत के बीच हमारी बहन झूंझ रही है। अक्षांश बोला, देखो रुद्रांश और शिवांश, शांत हो जाओ। इस समय हाइपर होने का नहीं है, बल्कि यह सोचने का है कि हमें क्या करना है। और अभी शुभम और वैदेही भी आने वाले हैं। अगर तुम दोनों इस तरीके से हाइपर होंगे तो उन दोनों को कौन संभालेगा? बेशक वरदान और आरवी दोनों ही अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है किसी को बताना नहीं चाह रहे थे, पर यह उनकी इंडिविजुअली चॉइस है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर वे नहीं बताना चाह रहे थे तो जरूर कुछ सोचा होगा। पर अभी हमें तुरंत ही यूएस के लिए निकलना है।
पर उससे पहले शुभम और वैदेही को भी यह बात बताकर उन्हें अपने साथ लेकर जाना है। ध्यान रखना कि घर पर इस बारे में कुछ पता ना चले। शिवांश बोला, पापा घर पर तो बताना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं घर पर रहता हूँ। कल सुबह ही घर पर सभी को आराम से और शांति से बता दूंगा। और अदिति भी घर पर अकेली है, शायद वह इस बारे में कुछ जानती हो। और जैसा कि आपने बताया कि शनाया वरदान की बचपन की दोस्त है, तो अदिति भी शनाया को जानती होगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अदिति की जान पर खतरा बनाए और यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। अरमान की फैमिली अभी इंडिया में ही है और वह अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अक्षांश बोला, यह तो तुमने ठीक कहा शिवांश। ठीक है, तुम यहीं रुको। मैं, रुद्रांश, शुभम और वैदेही, हम चारों निकलते हैं। तुम प्राइवेट जेट रेडी करवाओ। शिवांश बोला, ठीक है पापा। शिवांश ने अपना फोन उठाया और बाकी कामों में लग गया। वहीं रुद्रांश और अक्षांश यही सोच रहे थे कि शुभम को कैसे समझाया जाए। शुभम एक पल के लिए समझ भी गया तो वैदेही, वह तो इतनी ज्यादा अटैच है अपनी बेटी से, इमोशनली और मेंटली, पर उस पर क्या बीतेगी यह सब समझ नहीं आ रहा था। पर फिर कुछ सोचते हुए उन दोनों ने डिसाइड किया कि उन्हें सच तो बताना ही पड़ेगा। थोड़ी ही देर में शुभम और वैदेही दोनों ही ऑफिस पहुंच गए। उन दोनों को देखा कि शिवांश और रुद्रांश भी वहां आए हुए हैं। वैदेही अक्षांश से बोली, भाई सब कुछ ठीक तो है ना? रुद्रांश और शिवांश भी यही हैं। कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? अक्षांश थोड़ा चुप रहा, तो वहीं उसकी चुप्पी वे दोनों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। शुभम बोला, भाई बोल, क्या बात हुई है? पता है हम कितने दौड़ते दौड़ते आए हैं, कितनी टेंशन में हैं। अक्षांश बोला, तुम दोनों पहले बैठो। इतना कहकर अक्षांश ने उन दोनों को सोफे पर बैठाया और फिर दोनों की तरफ देखते हुए बोला। अक्षांश फिर बोला, शुभम, वैदेही, तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूं मैं, हो सकता है वो सुनकर तुम्हारे कानों पर यकीन न हो, पर एक बार मेरी बात सुन लेना, उसके बाद कोई रिएक्ट करना। शुभम और वैदेही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षांश इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहा है। शुभम बोला, ठीक है, पर पहले बात तो बता। अक्षांश ने यह सुनते ही सारी बातें उन दोनों को बता दी। कैसे आरवी और वरदान एक दूसरे से प्यार करते थे, कैसे वे अलग हुए, उनके बीच किसने गलतफहमियां पैदा की। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वे उसकी जड़ तक पहुंचे। और अब शनाया का हमला और अरमान की चाल, सब कुछ अक्षांश ने एक एक करके वैदेही और शुभम को बताया। यह सुनकर शुभम बोला, इतना सब हो गया आरवी की जिंदगी में और उसने हमें कुछ बताया नहीं। अक्षांश बोला, वह तुम्हें टेंशन नहीं देना चाह रही होगी शुभम, यह उसकी गलती है, हम मानते हैं, लेकिन वह नहीं बताना चाह रही थी, इसके लिए हम उसे पनिशमेंट तो नहीं दे सकते ना। अब यह सोचो कि आगे करना क्या है। आरवी की कंडीशन सीरियस है, 40 घंटे के अंदर उसे होश नहीं आया तो वह कोमा में भी जा सकती है। यह सुनकर वैदेही सन्न रह गई, उसके तो हाथ पैर कांपने लगे। वहीं रुद्रांश ने वैदेही की तरफ देखते हुए उसे पानी पिलाया और बोला, बुआ शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है अभी आरवी को, हम हैं ना अभी, और आप जब वहां पहुंचते ही उसके पास जाओगी तो उसे कुछ नहीं हो सकता, आप बिल्कुल शांत रहो। वैदेही रोते रोते रुद्रांश से बोली, आखिर क्या बोली होगी वैदेही? कैसे रिएक्ट करने वाले हैं शुभम वैदेही दोनों अक्षांश की बात सुन? क्या कहानी का कोई नया मोड़ आने वाला है जो इस कहानी को पलट कर रख देगा? जानना दिलचस्प होगा। आपको कहानी का ये भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।